बरसात की रात एक हफ्ते के लिए बेटे के साथ मॉन्ट्रियल आई थी। अनिरुद्ध के स्कूल का एक कंपटीशन था जिसका फाइनल यहाँ पर होना था। पति रवि भी आने वाले थे, परंतु ऐन वक्त पर ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आन पड़ा था जिसके लिए उन्हें एक हफ्ते के लिए रशिया चले जाना पड़ा। अतः मुझे ही मजबूरन ऑफिस से छुट्टी लेकर ड्राइव करके अनिरुद्ध को लेकर यहाँ आना पड़ा था। मैं शहर के अंदर ड्राइव तो कर लेती हूँ, ऑफिस जो जाना होता है रोज़, लेकिन अमेरिका में ड्राइविंग जाने बिना आप बिल्कुल अपाहिज से महसूस करेंगे। लेकिन लॉन्ग ड्राइव पर अक्सर रवि ही चलाया करते थे। मॉन्ट्रियल आते समय बेटे अनिरुद्ध के सहपाठी सैम्यूल और उसकी मम्मा लेजली भी साथ आई थी। सैम भी उसकी टीम में था। लेजली के साथ होने से फ़ायदा यह हुआ था कि उसने और हमने आधा आधा ड्राइव कर लिया था, इसलिए बातों बातों में सफ़र का कुछ पता ही नहीं चल पाया। अक्टूबर का महीना अंत हो रहा था। चारों तरफ बड़ी ही मनोरम हेमंत ऋतु छाई हुई है। यहाँ के लोग इसे फॉल कहा करते हैं। शीत ऋतु के आगमन से पहले वृक्षों के पत्ते झड़ जाने से पहले सुंदर लाल वर्ण धारण कर लेते हैं। कहीं लाल, कहीं पीले और कहीं नारंगी तो कहीं भूरे। पूरे के पूरे पेड़ इस समय इन्हीं रंगों से ढके होते हैं। लाल रंग की ही अधिकता रहती है इनमें। दूर से देखकर ऐसा लगता है जैसे वृक्षों ने कोई लाल चादर ओढ़ रखी है। कनाडा को मैपल पत्ते का देश कहा जाता है, अतः आपको इस समय जगह जगह लाल चादर ओढ़े छोटे छोटे मैपल के पेड़ों के दर्शन हो जाएंगे। कंपटीशन के बाद हम दोनों माँ बेटे ने यह तय किया कि रोज़ रोज़ कनाडा तो आना नहीं होता है। फिर रवि भी इन दिनों घर पर नहीं है तो क्यों न थोड़ा मॉन्ट्रियल घूम लिया जाए। वैसे भी कल शनिवार है और सोमवार से पहले ऑफिस और स्कूल ज्वाइन नहीं करना है हमें। वे वीकेंड को हमने यहीं बिताने का निश्चय किया। लेजली और सैम को भी इनवाइट किया था, परंतु उनको घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त करके प्रतियोगिता समापन के पश्चात शुक्रवार शाम को ही वो दोनों निकल गए थे। शनिवार का मौसम बहुत अच्छा था। सुंदर धूप निकली हुई थी। हालांकि दिन का तापमान भी 2 डिग्री सेल्सियस था। लोग कह रहे थे कि जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली है, परंतु हमें क्या, हमें तो अगले दिन ही यहाँ से निकल जाना था। हमने अच्छा मौसम देखा और दिन भर शहर घूमते रहे। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, नाट्रा डेमस चर्च, बोटानिकल गार्डन और बायोडोम देखने के बाद जमकर भूख लग रही थी। हम फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाकर हमने तब लंच कर लिया। फिर हम माँ बेटे ने घूम घूम कर काफ़ी शॉपिंग भी की, लेकिन शाम से ही मौसम ख़राब होने लगा था, इसलिए हम जल्दी ही होटल से लौट आए थे। कल भोर भोर निकलना था। करीब 8-9 घंटे की लंबी ड्राइव थी, इसलिए डिनर करके हम जल्दी से सो गए थे। सुबह जल्दी निकलना तो था क्योंकि शाम होने से पहले मैं घर पहुंच जाना चाहती थी। आजकल सर्दियों में 4 बजते ही अंधेरा छाने लगा रहता है, परंतु आज सुबह बड़ी देर से मेरी आंखें खुली। घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। तपाक से बिस्तर पर से उठी। 7-8 बजे तक होटल से निकल जाने की सोची थी और अभी यहीं पर 10 बज गया है। ओह सीट, अभी ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते 11:30-12 तो आराम से बच जाएंगे। अनिरुद्ध मेरे से पहले जग चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा था। हमारा होटल 402 नंबर हाईवे के पास था। शायद गाड़ियाँ देख रहा होगा। ऐसा सोचकर मैं पलंग से उतरी थी कि आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध ने इधर देखा और खुशी से चहक कर बोला, मम्मा देखो, स्नो फ्लैक्स। उसकी बात सुनकर मैं भी खिड़की के पास आई। ओह माय गॉड, पूरी कायनात बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए थी। वृक्ष सारे सफ़ेद, सारी बिल्डिंग सफ़ेद, पार्किंग लॉट पर रखी सभी गाड़ियाँ तक बर्फ़ से सफ़ेद पड़ चुकी थीं। मम्मा लगता है रात भर काफ़ी बर्फबारी हुई है यहाँ। अभी भी रुई के टुकड़ों के समान बर्फ़ के गोले आसमान से गिरे जा रहे थे। टीवी ऑन किया तो दिन भर मौसम ख़राब रहने का फोरकास्ट दिया जा रहा था। न्यूज़ रीडर मौसम की ऐसी ख़राब हालत में बिना वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायतें दे रही थी। धत तेरी की, कल ही निकल जाते तो अच्छा था। नाहक शहर घूमने के लिए रुक गए। बड़ी बेवकूफ़ी की। मन ही मन झुंझलाने लगी थी कि रवि का मास्को से फ़ोन आ गया। अरे अनीता, तुम लोग अभी भी होटल में ही हो? टीवी पर बताया जा रहा है कि आज मॉन्ट्रियल का मौसम बहुत ख़राब रहेगा। जल्दी से निकल पड़ो और 4 बजे से पहले बॉर्डर पार कर जाओ। हाँ ठीक है, तुरंत निकलते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए भी होटल से चेकआउट करने में पूरा 1 घंटा लग गया। हमें अमेरिका जाना है सुनकर वे लोग हमारे सफ़र के लिए शुभकामनाएं देने लगे।
पोर्टर ने अनिरुद्ध से कहा, संभल कर जाना बेटा, मौसम आज बहुत ही खराब है, शांत रहना और प्रार्थना करना। सचमुच आज का मौसम बड़ा भयंकर था। होटल छोड़ने के आधे घंटे बाद ही अंधेरा छाने लगा था। तेज तेज बर्फ के गोले गिर रहे थे। बर्फ के गोले गाड़ी की बिल्कुल समांतराल रेखा में गिरे जा रहे थे, मानो वे पंक्तिबद्ध होकर हमारे आगे आगे चलना चाहते थे। एक हाथ की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे सड़क तय करने के लिए गाड़ी की हेडलाइट का भी भरोसा था और दिशा निर्णय के लिए जीपीएस के अलावा और कोई चारा न था। एक हाथ की दूरी पर आगे सड़क है अथवा खाई, कुछ भी खाली आंखों से देखकर पता नहीं चल पा रहा था। जीपीएस जहां हमें मुड़ने को कहता था, हम वहीं मुड़ जाते थे। तकरीबन 3 घंटा ड्राइव करने के बाद हम चाय के लिए एक जगह पर रुके। मौसम अब भी काफ़ी ख़राब था। घर कब पहुंच पाएंगे यह मालूम न था। जीपीएस अमेरिका का बॉर्डर अब भी 2.5 घंटे की दूरी पर दिखा रहा था। अगर रास्ता ख़राब हुआ तो इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए हमने कुछ स्नैक्स और पानी की बोतलें खरीद ली और कुछ शक्तिवर्धक ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन बार भी पैक करा लिए। 2 घंटे चलने के बाद एक जगह पर पहुंचकर जीपीएस सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। अब तक चारों तरफ घुप अंधेरा था। हम राजमार्ग पर सीधे सीधे चले जा रहे थे। अंधेरा इस तरह था कि आसपास कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध डर के मारे चुप हो गया था। मैंने तब निश्चय किया कि इस अंधेरी रात में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कहीं पर रात भर के लिए रुक जाना ही सही रहेगा। अनी बेटा देखो जरा, कहीं आसपास कोई होटल या रेस्ट हाउस है क्या? मैंने सामने सड़क से नज़र हटाए बिना ही उससे पूछा। कैसे देखूं मम्मा, नेटवर्क ही तो नहीं है। कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि रेस्ट हाउस है पास में कोई, याद है कुछ? वह कितनी दूर पर था? रोड साइन भी नहीं दिख रहा है कोई। अरे नेटवर्क वापस आ गया। हाँ मम्मा, आधे घंटे की ड्राइव पर बाईं तरफ एक रेस्ट हाउस है। मम्मा आगे देखना, संभल कर। अनिरुद्ध के चीखने से मैंने झटपट ब्रेक लगा दी थी। गाड़ी का इंजन एक अजीब सा आवाज़ निकालकर शांत हो गया था। सामने सुनसान सड़क पर एक 17-18 वर्ष की लड़की लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी और वह अभी अभी मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। हे ईश्वर! अरे ऐसी तूफ़ानी रात में यह लड़की कहाँ से आई? मैंने शीशा नीचे किया तो वह लड़की मेरे पास आकर बोली, उसे सामने के रेस्ट हाउस तक जाना है जो यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर लिफ्ट मिल जाए तो हमेशा वह मेरी शुक्रगुजार रहेगी। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ में कौन है। उत्तर में उसने कहा कि वह अकेली ही है, उस रेस्ट हाउस के केयर टेकर की बेटी है, वहीं रहती है। उसने अपना नाम बताया, लिंडा। एक पल के लिए मैं सोचने लगी, क्या पता लड़की सच बोल रही है कि नहीं, कहीं गैंगस्टर हुई तो। फिर भी उस अकेली लड़की को इस तूफ़ानी रात में अकेले छोड़ देना दिल को सही नहीं लगा। रेस्ट हाउस का नाम सुनकर एक आशा जगी कि शायद वहाँ रात को रुकने को मिल जाए और मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। लिंडा ही राह दिखाती हुई रेस्ट हाउस ले चली। जीपीएस सिस्टम फिर से डाउन हो चुका था। लिंडा काफ़ी मिलनसार लड़की निकली। उसने बताया कि वह सुबह सहेली के घर पढ़ाई करने गई थी, परंतु वापस जाते समय उसकी गाड़ी बिगड़ गई, इसलिए उसे सड़क पर ही छोड़कर वह लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी। हमने थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे खड़ी उसकी गाड़ी को भी देखा। तब उस पर से हमारा सारा शक दूर हो गया। लिंडा ने हमसे पूछा कि हमें कहाँ तक जाना है। अमेरिका सुनकर वह बोली कि आज रात को वहाँ ना जाए, मौसम का और बिगड़ने का अंदेशा है। सच ही कह रही थी वह। अब तक बिजलियाँ भी कड़कने लग गई थी। बर्फ़ की बारिश तो सुबह से लगातार हुई जा रही थी। रात को और भयंकर तूफान का अंदेशा मुझे भी अब होने लगा था। अब हम रेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। रेस्ट हाउस में हल्की सी रोशनी जल रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दूर से यह रेस्ट हाउस नज़र भी नहीं आता था। शुक्र है कि हमें लिंडा मिल गई थी, वरना इस रेस्ट हाउस को ढूंढ पाना नामुमकिन था। लिंडा ने अपने पापा मिस्टर स्मिथ से हमारा परिचय करवाया। पिता और पुत्री दोनों ने लिफ्ट देने के लिए बहुत बार हमें धन्यवाद दिया और एक रात के लिए उनके इस रेस्ट हाउस का अतिथि बनने का अनुरोध किया। हम और क्या करते, आगे जाना मुश्किल था, इसलिए रात को वहीं रुकने का फैसला ले लिए। रेस्ट हाउस पुराने ज़माने का था। रख रखाव के अभाव में थोड़ा टूट फूट गया था और इस समय पूरी खाली था। पूछने पर मिस्टर स्मिथ ने बताया कि गर्मियों के समय काफ़ी लोग इधर आते हैं, परंतु इस समय यहाँ कोई गेस्ट बमुश्किल ही मिल पाता है। बहरहाल हम काफ़ी थके हुए थे, इसलिए चिकन सूप और सैंडविच खाकर बेड पर लुढ़क गए। बेड बड़ा आरामदायक था। हालांकि हमारे कमरे में फर्नीचर नाम मात्र को ही थे। एक डबल बेड, कोने में एक
क्लोसेट, एकमात्र चेयर और एक छोटा सा तिपाया। मम्मा, लगता है यह कमरा काफ़ी समय से बंद पड़ा था। देखो कुर्सी पर कितनी धूल जमी हुई है। लेटे लेटे अनिरुद्ध ने मुझसे कहा। नींद से मेरी आंखें तब तक बंद होने लगी थीं। किसी तरह मैंने उससे कहा, बेटा सो जाओ, सिर्फ रात भर की ही बात है, भोर होते ही निकल लेंगे। सुबह जब आंखें खुली तो मौसम साफ हो गया था। सुंदर धूप निकली हुई थी। हालांकि तापमान अब भी माइनस पर ही था। बाहर का नज़ारा देखते ही मन खुशी से झूम उठा। यह रेस्ट हाउस घने जंगल के बीच में था। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदर छटा बिखेरी हुई थी। नहा धोकर साथ लाए हुए स्नैक्स और ब्रेकफास्ट करके जब हम रवाना होने को तैयार हुए तो पिता पुत्री में से किसी का भी दर्शन न मिला। जीपीएस अभी भी नादारद था। हम जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहते थे। हमने उन दोनों को काफ़ी ढूंढा, नाम लेकर भी पुकारा उनको कई बार, पर वे कहीं न मिले। इधर हमें देर हो रही थी, सो हमने उन दोनों के लिए एक थैंक यू नोट लिखा और गाड़ी लेकर निकल पड़े। परंतु किस तरफ जाना था हमें यह पता नहीं चल पा रहा था। रात को तो लिंडा मार्ग बता कर ले आई थी। आधे घंटे के बाद मुख्य सड़क पर एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखा। गाड़ी का गैस भी कम हो चुका था, सो वहाँ रुककर गैस भरने के बाद जब हमने दुकानदार को पैसे थमाते हुए दिशा निर्देश पूछा तो बातों बातों में दुकानदार पूछ बैठा कि हम यहाँ कहाँ आए थे। रेस्ट हाउस सुनकर वह पूरे 1 मिनट तक हमें देखता रहा। फिर हमारे हाथों में चेंज के पैसे देता हुआ बोला, दैट हाउस इज़ हॉन्टेड। वह भूतिया बंगला है। बरसों बाद आज भी जब बरसात की उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उस लड़की या भूत ने उस भयंकर तूफानी रात को हमारी जान बचाई थी, हमें रात भर के लिए शरण दिलाई थी। भूत प्रेत पर विश्वास ना होते हुए भी उस घटना को मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगी। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और आश्चर्यजनक घटना थी। आप बताएं, क्या लिंडा भूत थी या कोई लड़की? ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।